हाँ तो बच्चों, आज राजनीतिक शास्त्र मई माह का जो परीक्षा हुई थी, इंटरमीडिएट इंटर का 12th का, उसमें 15 क्वेश्चन कल बताए थे ऐच्छिक विषय राजनीति शास्त्र का, और 15 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव जो आज बचा हुआ है, आज हम लोग बचाएंगे। आप लोग इसकी तैयारी कर लेंगे। ये आपको काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये है जो आपको इंटरमीडिएट फाइनल परीक्षा में ये पूछेगा भी, इसलिए इसकी तैयारी पूर्ण होनी चाहिए। आप लोग आज 16 नंबर क्वेश्चन कल 15 तक बताए थे, आज 16 नंबर से हम लोग शुरू कर रहे हैं। अब आइए 16 नंबर में कहा गया है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। यानी मंत्रिपरिषद, कोई भी मंत्रिपरिषद जो है सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। राज्यसभा नहीं होगा, राष्ट्रपति भी नहीं होगा, सर्वोच्च न्यायालय भी नहीं होगा। तो मंत्रिपरिषद अगर सामूहिक रूप से पूछे किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो लोकसभा के प्रति। इसका आंसर हो जाएगा सी, लोकसभा के प्रति। क्लियर? लोकसभा के प्रति मंत्रिपरिषद जो है, मंत्रिमंडल जो है, सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, और व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। व्यक्तिगत लगाए तो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है, और सामूहिक पूछे तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। इसका नंबर सी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 17 है। ये क्वेश्चन नंबर 17 है, चुनाव आयोग, बैठो बैठो, चुनाव आयोग का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। देखिए, भारतीय चुनाव आयोग का अपने संविधान में अनुच्छेद 324 में वर्णन है। भाग 15 और अनुच्छेद 324। अगर भाग पूछेगा तो 15, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बी नंबर 324। यानी कि 17 का चुनाव आयोग का वर्णन भारतीय संविधान में 324 अनुच्छेद में किया गया है। और अगर भाग पूछे, ये अनुच्छेद हो गया। अगर भाग पूछे किस संविधान के कितने भाग में इसका उपयोग मतलब वर्णन किया गया है चुनाव आयोग का, तो 15 लिखेंगे। भाग 15 अनुच्छेद 324 को भी याद कर लेना है। हो सकता है आगे टेस्ट में ये पूछ दे या फाइनल एग्जाम में ये पूछ दे जो निर्वाचन आयोग कितने भाग में वर्णन किया गया है। ठीक है। अब आइए 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकारों का वर्णन, कल भी किए थे इसका डिस्क्राइब। तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार की संख्या 6 है। यानी इसका आंसर हो जाएगा बी, 6। कौन कौन मौलिक अधिकार है आपको पता ही है। समता या समानता का अधिकार, उसके बाद हो गया स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, उसके बाद हो गया आपको अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण, यानी संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी संरक्षण, ये 5 हो गया। और छठा हो गया संवैधानिक उपचार। तो कुल मौलिक अधिकार 6 हैं। तो इसका बी आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। अब 19 नंबर आइए। 19 नंबर में देखिए, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। ऑप्शन नंबर 125 ए में है 125 अनुच्छेद, और बी में है 127, सी में है 137 और डी में 143। इसमें चारों ऑप्शन गलत दिया है, चारों विकल्प गलत है। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति जो है अध्यादेश अनुच्छेद 123 के तहत जारी करता है। 123 अध्यादेश, अध्यादेश जारी, जो ऑप्शन में नहीं है, चारों ऑप्शन गलत है, चारों विकल्प गलत है। तो अध्यादेश जारी राष्ट्रपति करता है 123 अनुच्छेद, याद कर लीजिएगा, अनुच्छेद 123। ये इसमें ऑप्शन में 123 नहीं है, आप लोग इसे याद कर लीजिए। गलत दिया, चारों विकल्प गलत है, तो ये 123 सही होगा। अब आइए, अध्यादेश होता क्या है। देखिए, जब किसी विषय पर
विवाद होता है, अगर एक सदन पास करती है दूसरा सदन नहीं पास करती है, या तो वो तो क्या कहते हैं, अध्यादेश जारी करने के लिए अध्यादेश राष्ट्रपति, पहले ये समझ लेना है कि अध्यादेश राष्ट्रपति जारी करता है, अध्यादेश राष्ट्रपति के ऑर्डर से जारी किया जाता है और अनुच्छेद 123 के तहत है। और यदि इसने पूछे जो अध्यादेश कब जारी किया जाता है, हाँ ये क्वेश्चन आता है, अध्यादेश कब जारी किया जाता है, तो जब दोनों सदनों का बैठक समाप्त हो गया है, ठीक है, कोई महत्वपूर्ण विषय पर कार्य करना है, महत्वपूर्ण विषय को कानून बनाना है, किसी महत्वपूर्ण विषय को कानूनी रूप देना है, तो चूंकि सदन तो चल नहीं रहा है तो पास कौन करेगा, तो उस परिस्थिति में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है जब दोनों सदन बैठक नहीं चलता है, दोनों सदन समाप्त मतलब रहता है, उसकी बैठक नहीं चल रही होती है, तो उस बीच में कोई विशेष कानून बनाना पड़ता है, वो जो बहुत देश के लिए बहुत जरूरी है, तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 का प्रयोग करता है और उसके तहत अध्यादेश जारी कर उस कानून को देश के लिए लागू कर देता है। तो अध्यादेश 123 के तहत राष्ट्रपति जारी करता है, क्लियर। और ये सदन चलने के 6 माह बाद, सदन चलने के 6 सप्ताह के अंदर सदन से पास कराना होता है, नहीं तो ये अध्यादेश अपने आप समाप्त हो जाता है। बात समझ गए? यानी अध्यादेश राष्ट्रपति जारी करता है, यदि ये सदन जब नहीं चल रहा होता है तो किसी विशेष परिस्थिति में कोई कानून बनाना बहुत जरूरी हो जाता है देश के लिए, तो अध्यादेश के द्वारा कानून बनाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 123 के तहत। और वह उस परिस्थिति में होता है जब ये कानून बन जाता है तो यह सदन का कार्यवाही शुरू होने के डेट से 6 सप्ताह के अंदर में वो पारित करा लिया जाता है सदन से, नहीं तो फिर वो अपने आप अध्यादेश समाप्त हो जाता है, अध्यादेश का वैल्यू जो होता है वो समाप्त हो जाता है। तो अनुच्छेद 123 जो ऑप्शन में नहीं है याद कर लेंगे। अब आइए 20 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन है, किस राज्य के विधानमंडल में विधान परिषद नहीं है? देखिए बिहार में भी 6 विधान परिषद है, भारत में 6 राज्यों में विधान परिषद है, बिहार, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र। तो 6 राज्यों में अगर पूछ देगा भारत में कितने राज्यों में विधान परिषद है, तो 6 राज्यों में। कौन कौन राज्य? उत्तर प्रदेश में 100 सीट है विधान परिषद का। उसके बाद महाराष्ट्र में 78 सीट है विधान परिषद का। उसके बाद अगर पूछे बिहार में 75 सीट है विधान परिषद का, कर्नाटक में 75 सीट है विधान परिषद का, और आंध्र प्रदेश में 58 सीट है विधान परिषद का, और तेलंगाना में 40 सीट है विधान परिषद का। तो टोटल 6 राज्यों में विधान परिषद है। ये भी पूछ सकता है कितने राज्यों में विधान परिषद? 6 राज्य में। कौन कौन राज्य? उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और एक महाराष्ट्र। तो 6 राज्य है। सीट भी बता दिए, उत्तर प्रदेश में 100 सीट, बिहार में 75, कर्नाटक 75, महाराष्ट्र 78, उसके बाद आंध्र प्रदेश 58 और तेलंगाना 40। एकदम याद कर लीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा किसमें नहीं है? तो उत्तर प्रदेश में है ही, बिहार में विधान परिषद है ही, कर्नाटक में विधान परिषद है, राजस्थान में नहीं है, यानी नेगेटिव पूछ रहा है आंसर। तो डी नंबर, राजस्थान में विधान परिषद नहीं है। याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंपटीशन के व्यू से भी है। अब आइए 21 नंबर, संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं? संसद के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। एकदम याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार पूछा जाता है। संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। ऑप्शन नंबर सी, जिसका आंसर सी हो जाएगा। याद कर लीजिए, संयुक्त अधिवेशन कब होता है? जब किसी विषय पर विवाद होता है, न कोई सदन पास नहीं कर रहा, मान लीजिए लोकसभा पास किया और विधानसभा राज्यसभा उसको पास नहीं कर रहा, या राज्यसभा पास कर रहा है, लोकसभा उसे पास नहीं कर रहा है, और दोनों सदनों में परस्पर विवाद होता है,
सदस्यों द्वारा विवाद, तो उस परिस्थिति में कानून लाना जरूरी है, मतलब कानून बनना उस विषय पर जरूरी है। तो उस कानून की महत्ता को देखते हुए लोकसभा अध्यक्ष संयुक्त बैठक का आह्वान करता है, जिसमें सभी सदस्य अपने अपना वक्तव्य पेश करते हैं, और उसके बाद वोटिंग होता है। वोटिंग के आधार पर जब वह पास हो जाता है तो वो कानून बन जाता है। तो संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं? लोकसभा अध्यक्ष। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, 22 नंबर क्वेश्चन है ये। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल क्या होता है? राज्यसभा का सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। ऑप्शन नंबर बी, 6 वर्ष। 5 वर्ष नहीं मारिएगा, नहीं गलत हो जाएगा। 6 वर्ष। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष और राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, और प्रत्येक 2 साल पर 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं, यानी उनकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। प्रत्येक 2 साल पर 1/3 सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाती है, मतलब वो उनका टाइम हो जाता है 6 वर्ष। तो राज्यसभा अस्थायी सदन है, इसका विघटन कभी नहीं होता है। लोकसभा विघटन होता है, वो अस्थायी सदस्य नहीं, अस्थायी सदन होता है। लोकसभा अस्थायी सदन होता है और राज्यसभा अस्थायी सदन होता है। लोकसभा अस्थायी सदन होता है, ध्यान ये भी रखना है। और लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष और राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष। प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य राज्यसभा से क्या कहते हैं, सेवानिवृत्त हो जाते हैं। अब आइए 22 नंबर हो गया। अब 23 में आइए। भारत में उच्च न्यायालय की संख्या कितनी है? अभी भारत में वर्तमान में उच्च न्यायालय की संख्या 25 है। एकदम याद कर लीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 25। ये सब क्वेश्चन कभी भी फाइनल एग्जाम में, इंटरमीडिएट के फाइनल एग्जाम में भी ये क्वेश्चन सब भी आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आएगा ही। इसलिए मंथली जितना भी है वो टेस्ट में जो ऑब्जेक्टिव है वो तैयारी कर दीजिए, इससे आपको फर्स्ट डिवीजन आने का चांस बहुत बढ़ जाएगा। इसलिए हम ऑब्जेक्टिव पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, और एक्स्ट्रा भी ऑब्जेक्टिव हम पूरा पढ़ा देंगे। ऑब्जेक्टिव आप लोग केवल सब्सक्राइब करिएगा और बार बार देखिएगा, देखने से ही बार बार देखते रहिएगा तो आपको तैयारी हो जाएगी। तो उच्च न्यायालयों की संख्या भारत में 25 है। 25 राज्यों में 25 उच्च न्यायालय अभी कार्य कर रहा है देश में। अब 24 नंबर आइए। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अवकाश आयु क्या है, यानी रिटायर कब होते हैं? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की रिटायरमेंट की आयु क्या है, कब अवकाश लेते हैं? अवकाश मतलब कब रिटायर होते हैं। तो उच्च न्यायालय का अवकाश लेने की आयु है 62 वर्ष, यानी डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 62 वर्ष, 62 वर्ष, यानी कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रिटायरमेंट आयु यानी अवकाश लेने की आयु 62 वर्ष है। 62 वर्ष में रिटायर। 65 वर्ष प्रस्तावित है, अभी नहीं हुआ है, लेकिन 65 वर्ष किया जा सकता है, प्रस्तावित है अभी वर्तमान में 62 वर्ष में ही उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रिटायर होते हैं। बेटा से मतलब। अब आइए 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर है, पंचायती राज दिवस कब मनाया था? 26 जनवरी, याद कर लीजिए। पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया था। सी नंबर, पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है, याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को मनाया जाता है। चलिए, यानी कि सी नंबर ऑप्शन। अब ये हो गया, 25 हो गया। अब 26 क्वेश्चन आइए। 26 नंबर क्वेश्चन में है 73वां एवं 74वां संविधान संशोधन कब हुआ? देखिए, 73वां संविधान संशोधन और 74वां संशोधन बहुत इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन है, इसके बारे में आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 73वां संविधान संशोधन 1993 ईस्वी में हुआ था। 74वां संविधान संशोधन हुई 1993 ईस्वी में। 73वां और 74वां संविधान संशोधन 1993 ईस्वी में हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर 1993, यानी 73वां संविधान संशोधन जो है ग्राम पंचायत से संबंधित है, जिसमें कितने विषय हैं? 200, जिसमें 29 विषय हैं। अगर पूछेगा ग्राम पंचायत में कितने विषय हैं, कितने विषय को शामिल किया गया ग्राम पंचायत अधिनियम में, तो 29 विषय, याद रखिएगा, ये भी पूछ सकता है। तो 73वां संविधान संशोधन जो है ये ग्राम पंचायत से संबंधित है। ग्राम पंचायत 1993 ईस्वी में,
और 74वां संविधान संशोधन जो है, 74वां संविधान संशोधन है, ये नगर पंचायत से संबंधित है। कल इसके बारे में चर्चा भी किए थे। 74वां संविधान संशोधन नगर पंचायत के संबंध में है, नगर पंचायत के संबंध में है, और ये भी 1993 में ही हुआ था। तो 73वां और 74वां संविधान 1993 में हुआ था। 73वां संविधान ग्राम पंचायत से संबंधित है और 74वां संविधान संशोधन नगर पंचायत, नगर परिषद, नगर निगम से संबंधित है। ठीक है। और ग्राम पंचायत में कुल 29 विषय हैं और नगर पंचायत में कुल 18 विषय हैं, ये भी याद रख लीजिएगा। ग्राम पंचायत में 29 विषय हैं और नगर पंचायत में, नगर पंचायत, नगर निगम, नगर परिषद, इसमें 18 विषय इन लोगों को, पदाधिकारी लोगों को दिया गया है। 26 नंबर भी हो गया, 1993 आंसर हो जाएगा। अब आइए 27 नंबर। 27 नंबर क्वेश्चन है, भाषाई आधार पर सबसे पहले किस राज्य की स्थापना हुई? देखिए, भाषाई आधार पर सबसे प्रथम राज्य, डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। इसके बारे में हम आपको कहानी बता देते हैं। आंध्र प्रदेश, भारत जब आजाद हुआ तो भाषा के आधार पर राज्यों की मांग होने लगी और ये मांग आंध्र प्रदेश से शुरू हुआ। जो आंध्र प्रदेश में तेलुगु भाषी लोग थे वो चाह रहे थे जो हमको भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य बनाया जाए, और इस मांग के लिए इतना मांग जोर पकड़ा और आंदोलन होने लगा। तो जवाहरलाल नेहरू उस समय देश के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने इलाहाबाद के सेवानिवृत्त न्यायाधीश राजेंद्र प्रसाद, सेवानिवृत्त न्यायाधीश थे, राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद थे, और सेवानिवृत्त राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति थे। उन्होंने एस.के. धर, इलाहाबाद हाई कोर्ट के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश थे, जिनका नाम एस.के. धर था, उनकी अध्यक्षता में एक समिति गठन की गई और भाषा के आधार पर राज्य बनाया जाए या नहीं बनाया जाए इसके बारे में रिपोर्ट देने के लिए बना। और एस.के. धर समिति ने अपना रिपोर्ट दिया और वो रिपोर्ट में फाइनली उसमें लिखा गया कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं किया जा सकता है। अब तो भाषा के आधार पर राज्य तो बनेगा नहीं। अब और आंदोलन तेज हो गया, बहुत ही आंदोलन तेज हुआ। तो कांग्रेस, ये जवाहरलाल नेहरू सरकार ने एक समिति बनाई जिसको JVP समिति कहा जाता है। जे से जवाहरलाल, V से वल्लभ भाई पटेल और P से पट्टाभाई सीतारामैया। JVP समिति 3 सदस्यीय क्या कहते हैं 3 आयोग का गठन किया गया और इसीलिए इसको JVP समिति को जवाहरलाल, जे से जवाहरलाल, V से वल्लभ भाई पटेल और P से पट्टाभाई सीतारामैया, तीनों के सामूहिक रूप से एक आयोग बनाया गया और आयोग को रिपोर्ट देने के लिए गया। और इस आयोग ने भी भाषा के आधार पर राज्यों का गठन का विरोध किया। अब और आंदोलन तेज हो गई। जो भाषा के आधार पर, किसी भी देश में भाषा, क्षेत्र, वेशभूषा के आधार पर अलग नहीं किया जाना चाहिए, गलत है। लेकिन चूंकि भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश में बहुत बड़ा आंदोलन चला, इस आंदोलन को जो नेतृत्व कर रहा था उसका नाम था रामल्लू। बहुत बड़े नेता थे, आंध्र प्रदेश के बहुत ही प्रसिद्ध नेता थे। रामल्लू ने भूख हड़ताल चालू कर दिया और उन्होंने भूख हड़ताल के द्वारा अपना प्राण त्याग दिया। जैसे ही उनकी मृत्यु हो गई, 63 दिन वो भूख हड़ताल किए और उनकी मृत्यु उस धरना स्थल पर ही हो गई। भूख प्यास वो उपवास में थे और 30 दिनों के बाद उनकी मृत्यु हो गई। और यह पूरे देश में मतलब आंध्र प्रदेश में पूरा ये उग्र रूप आंदोलन ले लिया और बहुत ही, और दबाव में जवाहरलाल नेहरू ने दबाव में आ गए और उन्होंने 1953 में आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर राज्य घोषित किया। तो भाषा के आधार पर प्रथम राज्य घोषित होने वाला राज्य है आंध्र प्रदेश। तेलुगु भाषी लोग हैं, रामल्लू की मृत्यु हो गई और उग्र रूप ले लिया, जिसके कारण दबाव में आंध्र प्रदेश, और बाद में एक समिति बनाई गई क्योंकि इसको कानूनी रूप देना था। 1956 में एक अधिनियम बनाया गया, 1956 भाषा अधिनियम बनाया गया, जिसके द्वारा इसको कानूनी जमा बनाया गया। तो ठीक है, इसको याद कर लेंगे, यानी भाषा के आधार पर प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश। अब आइए 28 नंबर। 28 नंबर है, भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? सब कोई जानते हैं। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रथम
उप प्रधानमंत्री अगर पूछे तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, प्रथम शिक्षा मंत्री पूछे तो मौलाना अबुल कलाम आजाद, प्रथम प्रधानमंत्री पूछे जवाहरलाल नेहरू, प्रथम राष्ट्रपति पूछे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रथम उप प्रधानमंत्री पूछे राधा कृष्ण, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो इस तरह से आप लोग याद कर लीजिएगा। अब आइए 29 नंबर क्वेश्चन, ताशकंद समझौता कब हुआ? देखिए ताशकंद समझौता 1966 में हुआ, एकदम इसका आंसर हो जाएगा ए। ताशकंद समझौता कब हुआ? 1966। ताशकंद समझौता, ये ताशकंद जो जगह है रूस, उस समय रूस में पड़ता था, अब वो रूस का जब बंटवारा हो गया तो अब ये उज्बेकिस्तान में ताशकंद आता है। तो ताशकंद समझौता जो है 10 जनवरी 1966 को हुआ। 1965 का भारत पाकिस्तान जो युद्ध हुआ था उसके बाद समझौता हुआ और संयुक्त ये सोवियत संघ में ताशकंद था, और ताशकंद में जवाहरलाल नेहरू और अयूब खान, उस समय प्रधानमंत्री अयूब खान थे, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अयूब खान, दोनों में एक समझौता हुआ जो ताशकंद में हुआ। अभी ताशकंद उज्बेकिस्तान में पड़ता है, रूस से अलग हो गया है। तो ताशकंद समझौता 10 जनवरी 1966 में ताशकंद समझौता। ताशकंद पूछेगा कहाँ है तो ताशकंद सोवियत संघ में उस समय था, और अभी वर्तमान में कहाँ है तो उज्बेकिस्तान, सोवियत संघ में रूस, और अभी पूछेगा वर्तमान में कहाँ है तो उज्बेकिस्तान। और समझौता कब हुआ था, किसके किसके बीच? जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अयूब खान। ठीक है, अब आइए लास्ट क्वेश्चन, 30 नंबर क्वेश्चन, एकदम याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत चीन के बीच युद्ध कब हुआ? अभी भारत चीन के बीच युद्ध 1962 में हुआ। उस समय भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे। भारत बहुत ही गरीबी स्थिति में थी, फिर भी भारत ने बहुत ही वीरता के साथ वो युद्ध लड़ा था। हालांकि पराजय हुई भारत की, लेकिन फिर भी अपने वीरता के कारण लाल बहादुर शास्त्री ने क्या कहते हैं उसी समय नारा भी थे, जय जवान जय किसान। और इतनी गरीबी थी भारत में, लाल बहादुर शास्त्री के आह्वान पर सारी महिलाओं ने अपने जेवर युद्ध करने के लिए, भुखमरी आ गई थी, अपना जेवर और एक टाइम देश को आह्वान किए थे, एक टाइम खाना है और अन्न का बचत करना है। पूरा देश ने देशभक्ति में ओतप्रोत होके एक बार खाना, दिन में एक बार खाना खाते थे, और अपना महिलाएं अपने क्या कहते हैं आभूषण भी देश को दान में दे दिया था एक आह्वान पर। और वह भारत युद्ध हार गया था, क्योंकि चीन बहुत ही ये अपने आसपास के पड़ोसियों पर हमेशा जमीन पर गलत निगाहें रखती है चीन, और भारत पर भी गलत निगाहें थी, अभी भी है। अरुणाचल प्रदेश को अरुणाचल प्रदेश हो चाहे अक्साई चीन हो, अक्साई चीन में बहुत कब्जा भी किए हुए है। तो कहने का मतलब है जो भारत और चीन की युद्ध 1962 में हुई थी, ऑप्शन नंबर सी 1962 भारत चीन में। उस समय भारत के प्रधानमंत्री 1962 में 1962 में भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू 1965 के युद्ध में पाकिस्तान से हुआ था, उस समय लाल बहादुर शास्त्री थे। 1962 के युद्ध में जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति, और वहाँ का राष्ट्रपति, चीन का राष्ट्रपति मो त्से तुंग था। तो 1962 में ये युद्ध हुआ था, भारत चीन युद्ध। उस समय भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, और पाकिस्तान से युद्ध 1965 में हुआ था, उसमें भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे। लाल बहादुर उसी में आह्वान किया था, और महिलाओं ने बहुत सारा आभूषण भी दिया था 1965 के युद्ध में, और एक टाइम खाने का संकल्प भी लिया था, जिससे भारत की गरीबी को दूर किया जाए। तो ये आज का क्वेश्चन है, इसको बढ़िया से याद कर लीजिएगा। ये आपको इंटरमीडिएट फाइनल परीक्षा में तैयारी में बहुत ही आपका तैयारी को बहुत ही अच्छा कर देगा, और ये इससे आपको फर्स्ट डिवीजन आने की संभावना, प्रत्येक माह का हम क्वेश्चन आपको बताएंगे, और एक्स्ट्रा भी सारा ऑब्जेक्टिव आप लोग को, जितना भी ऑब्जेक्टिव हर चैप्टर में बनता है 8 सेक्शन में
हम पूरा ऑब्जेक्टिव हम बता देंगे, और वो ऑब्जेक्टिव अभी से ही तैयारी कर देना है। 100 में 50 चयन करना है, और 50 में आपको 45, 47, 48, 49, 50 तक आ सकता है। और जब इतना नंबर 45 प्लस नंबर आ गया तो आपको फर्स्ट डिवीजन से कोई नहीं रोक सकता है। आर्ट्स में फर्स्ट डिवीजन लाना बहुत कठिन होता है, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा। अभी से ही मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और अपने साथियों में इसको सब्सक्राइब करने के लिए कहिए, और बार बार इसको देखते रहिए, जिससे आपको ये क्वेश्चन ही याद हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट